हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। काइंडली कंफर्म कर दिएगा, आवाज आ रही है? अच्छा, हेलो हसन, आवाज आ रही है? क्लियर करते हैं, काइंडली आवाज आपके पास सही आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आई होपफुली कि आप लोगों को आवाज आ रही होगी। अच्छा, तो हम जिक्र कर रहे थे कि वोल्टेज। अच्छा, अब इसको क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर वो खत्म हो गया और उसको करंट पाथ फ्लो होने का एरिया मिल गया और वो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इधर जो वोल्टेज हो वो इससे ज्यादा होगा, तब जाके ये फॉरवर्ड बायस में आएगा। और इधर जो क्या होगा, इधर भी पीएन जंक्शन है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है। इधर फॉरवर्ड बायस कैसे बनेगा? सम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सीन क्या होता है, इफ पॉजिटिव अप्लाई टू द बेस ऑफ द एनपीएन, मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर के, तो बेस में हमने बिटवीन द बेस एंड एमिटर बिकम फॉरवर्ड बायस। जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस बन जाता है बेस एमिटर में। ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस escaping electrons are drawn to the positive base। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर इन होल्स में आते हैं और यहाँ से फिर इन होल से इस तरफ मूव हो जाते हैं। सम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट थ्रू द बेस, बट बिकॉज द पी टाइप बेस इज सो थिन, the onslaught of the electron that leave the emitter gets close enough to the collector side that they begin to jumping into the collector. Increasing the base voltage increase the emitter to collector electron flow। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इसे जम मारते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, इस तरीके से करंट फ्लो शुरू होना जाता है। जितना हम ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो उतने ज्यादा करंट वो है ना एक फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एक करंट फ्लो। तो ये काम क्या हुआ कि मतलब आप यहाँ पे जितना आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करवाना है या करंट ज्यादा रखना है, कम करना है, वो सारा कंट्रोल आपको यहाँ से कर सकते हैं। अब ये सवाल पैदा हो सकता है कि भाई किस पे कितना होगा, मतलब कितने करंट में इनपुट दूं तो जो है आपके पास कितना करंट आउटपुट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी पूरी इक्वेशंस डेवलप्ड है, मतलब मैथमेटिकली इन चीजों की इक्वेशन पूरी डेवलप है, जो कि प्रॉब्लम्स के पार्ट में हम उसको देखेंगे। जो मैंने बताई ये चीजें उर्दू में या सारी चीजें समझा रहा था, वो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, अब ये जो है एक किस्म की क्या कहते हैं कि एनोलॉजी दिखाई हुई है कि होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, मतलब ट्रांसफर की तरह ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन के लिए दिया हुआ है। ये भाई कलेक्टर है, यहाँ से आपका पानी आ रहा है और ये जो है आपका एमिटर है। ठीक है, अब ये जो पानी है, उस पानी को जो फ्लो कितना होना चाहिए उसको जो है ना आप इससे कंट्रोल करवा रहे हैं। कैसे? अब इस पानी यहाँ से ज्यादा प्रेशर आएगा तो ये इस तरफ हो जाएगा और ये जो है पार्ट इधर नीचे आ जाएगा, तो आपके पास ये समझो कि ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो पानी फ्लो ही नहीं होगा। ठीक, अब मिसाल और इसको आपने रिलीज कर दिया तो उस टाइम पानी का फ्लो हो रहा होगा। तो ये जो है फिनोमेना इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक थर्ड टर्मिनल से आप इन दो को पानी को फ्लो कर रहे हैं, कम या ज्यादा, मतलब कितना प्रेशर होगा और कितना पानी आ रहा होगा, कितना जो है प्रेशर बेस पे आना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे एमिटर से कलेक्टर की तरफ जो है करंट का फ्लो होगा, वो डिपेंडेंट कर रहा होगा बेस पे कितना आ रहा है। अच्छा, तो सर इट मीन्स कि ये सारा कुछ कंट्रोल बेस से होगा। हाँ, बेस से कंट्रोल जो एक्चुअल में ना, इस वजह से इसको हम बेस से ही कह रहे हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक होता है ना कि क्यूरियस माइंड जो होते हैं या जो क्यूरियस लोग होते हैं, तो वो हर हिसाब से चीजों को देखते हैं। अब ये जो हमने तो बेसिक फॉर्मल वे जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना जो है वो हमने देख लिया कि बेस से हम कंट्रोल कर रहे हैं।
मगर इक्वेशंस बनाने के बाद ये टर्मिनल है ना, ये 3 टर्मिनल है। अब 3 टर्मिनल्स को फिर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में इसको अप्लाई किया गया है। इस कॉन्फ़िगरेशन में हम कहते हैं नॉर्मली क्या होता है, मैं पहले बताऊँ, नॉर्मली एक सर्किट में क्या होता है कि उसके 2 टर्मिनल होते हैं इनपुट के और 2 होते हैं आउटपुट के, ऐसे होता है? मिसाल दो रहे हो, आप जो है मोबाइल चार्जर भी होता है तो 2 उसकी लेग्स लगती हैं सर्किट में और इंटरनली जो एक वायर भी आपको नज़र आ रही होती है ना, वो इंटरनली आप कभी ओपन करें तो उसमें अंदर 2 वायर्स होती हैं, एक पॉजिटिव वोल्टेज की होती है, एक ग्राउंड की होती है। कभी एक्सपीरियंस किया है? जी सर। मतलब हर सर्किट में जो इनपुट टर्मिनल होते हैं, मतलब जहाँ से आप सप्लाई या जो भी इनपुट दे रहे हैं वो भी 2 होते हैं और आउटपुट भी 2 होते हैं। अब यहाँ पर तो ये हो गया 3 टर्मिनल, तो क्या होगा अब इसमें मुझे इनपुट भी देना है और आउटपुट भी लेना है, तो क्या होगा यहाँ पर? जब आपके पास 4 की जगह 3 चीज़ें मतलब टर्मिनल्स आ गए और आपको काम भी वही करना है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे एक टर्मिनल कॉमन हो जाता है। आई बात समझ में या नहीं? कॉमन यस कौन सर। कॉमन इसका मतलब ये है कि ऐसा हो जाता है कि एक टर्मिनल ऐसा होगा जो कि एज ए इनपुट में भी अपना रोल प्ले कर रहा होगा और आउटपुट में भी। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं कॉमन एमिटर। मतलब कॉमन एमिटर का मतलब ये है कि एमिटर एक ऐसा है कि जो समझो कि यहाँ से ये इनपुट टर्मिनल बन गया, यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया एमिटर, दोनों जगहों पे कॉमन हो गया, तो इसको हम कहते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आई या नहीं अभी मेरी? हसन, तो सर इसमें इनपुट 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 क्या होगी? इनपुट यहाँ से देंगे, इनपुट करंट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। और करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा, सेंसर वगैरह जो भी चीज है जिससे आप अपना कंट्रोल करवाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर लगा होगा और उससे करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, उस करंट के हिसाब से वो आउटपुट यहाँ पे आ रहा होगा। तो उसकी करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसकी पूरी डिजाइनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं बायसिंग वोल्टेज और यहाँ बायसिंग सर्किट। ठीक है, बात क्लियर होगी, मतलब समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब मिसाल लो किसी बंदे ने कहा भाई हम कॉमन एमिटर को क्यों लूं मैं? मेरे पास तो मैं बेस को भी कॉमन ले सकता था, एमिटर को भी कॉमन ले सकता था, कलेक्टर को भी कॉमन ले सकता था। बात तो उसकी भी अपनी जगह सही है, भाई मैं सिर्फ एमिटर को कॉमन क्यों लूं? मतलब एक होता है ना बंदा, जिसने एक बच्चे को बोल दिया, भाई उसने कहा कि मैं ये क्यों करूं, मैं यूं करता हूँ। तो किस फिर ये भी चीज ऑब्जर्व की गई, फिर उसकी स्टडी की गई, तो तीनों मोड्स में काम कर सकता है। मतलब हम एमीटर को कॉमन लेके तब भी हम अपना सर्किट को काम करवा सकते हैं, मगर फर्क ये आएगा कि तीनों पे जो इनपुट और आउटपुट का जो बिहेवियर होगा ना, वो डिफरेंट होता है। मतलब जो इनपुट यहाँ पे मैं बेस पे दे रहा हूँ और कलेक्टर के थ्रू आउटपुट ले रहा हूँ, तो इधर जो इनपुट सिग्नल का जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो मैं कॉमन बेस लूं। बात समझ में आई? तो जी सर। वो जो इनपुट का बिहेवियर, इनपुट और आउटपुट का बिहेवियर है ना, उसको हम करते हैं मैथमेटिकली मॉडलिंग। मतलब वो मैथमेटिक्स के थ्रू इक्वेशन से पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरीके का इनका बिहेवियर होगा। बात क्लियर हुई? अब सवाल ये, मिसाल लो एक ट्रांजिस्टर है, ये है, ये हो गया कॉमन बेस। मतलब मैं यहाँ पे कलेक्टर पे यहाँ पे इनपुट दूं और बेस और इमिटर को कॉमन लिया, यहाँ से आउटपुट लूं, ये कहलाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बात क्लियर हुई? यस सर। मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो सिनेरियो जो डेवलप करवाना चाह रहा हूँ कि एक ट्रांजिस्टर के मतलब किस किस तरीके से हम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। और हर हर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर के पास क्या है, 3 रीजन्स हैं, कौन से? एमिटर, कट ऑफ, सैचुरेशन एंड फॉरवर्ड, एक्टिव फॉरवर्ड। ये सब्जेक्ट जो है ना, एज ए समझो कि इंजीनियरिंग में मैंने 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस एंड सर्किट, जिसमें हम कंप्लीटली क्या पढ़ते थे कि ट्रांजिस्टर के ऊपर इसके कौन कौन से सर्किट होते हैं, उनकी डिजाइनिंग कैसे होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा ये एक ट्रांजिस्टर जो है ना, एक बड़ी चीज है, इसको समझना, इनके बिहेवियर को समझना। तो हम जो कवर कर रहे हैं सिर्फ क्लास में कर रहे हैं, सर मगर आप मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को इतना जरूर पता हो कि जब आपके मतलब सामने कोई चीज हो तो आपको पता हो कि भाई
ये है ऐसी चीज कोई है और उसका मतलब ये होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा अननोन ना हो, मतलब फेमिलियराइजेशन आप लोगों को हो जाएगा। हाँ, ट्रांजिस्टर होता है, उसमें बेस इमीटर होते हैं और वो कॉमन इमीटर भी हो सकता है, कॉमन कलेक्टर भी हो सकता है, उसके ये रीजन्स होते हैं, मतलब नो हाउ हो जाए, ठीक है। आप क्या कह रहे थे अभी? कुछ नहीं सर, वो आपने क्लियर कर दिया बाद में। ठीक है, ओके। सो ऑब्वियस सी बात है, लर्निंग जितनी बंदा करे कम है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि बेसिक्स ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कितनी भी तरक्की कर लें, एडवांसमेंट में आ जाएं, एट द एंड हमें उन बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग से ही हम उन एडवांसमेंट तक पहुंचे। तो अगर आपको पूरे सिस्टम को समझना है, तो उसके एक यूनिट को समझना लाजमी है, ये बेसिक थंब रूल है, ठीक है। आप ट्रांजिस्टर को समझे बगैर आप कभी भी कोई डिजाइनिंग को बड़ा सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते। तभी हम जो है ना इन चीजों पे फोकस ज्यादा करते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि भाई ये चलो हम ये क्यों पढ़े, दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है। इवन आप एमआईटी या दुनिया के जो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट भी देख लें ना, उधर भी ये चीजें आज भी पढ़ाई जाती हैं बैचलर में। क्यों? उनको पता है कि बड़े सिस्टम वो डिजाइन करें, मगर उनके बैक एंड पे जो पूरी साइंस है ना वो इनसे ही डेवलप्ड होती है। तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स को समझना। क्लियर? सो अच्छा, अब जब हम जो है ना जब आप इंशाल्लाह लैब्स में आएंगे, तो अगर मैं होऊंगा या कोई और टीचर होगा तो आपको वो पूरी चीजें समझा रहा होगा कि किस तरीके से चीजें होंगी। मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जब लैब में परफॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरह की चीजें आपको सामने नजर आ रही होंगी। एक एक ट्रांजिस्टर होगा, उसमें ये रेजिस्टेंस लगाएंगे और उस रेजिस्टेंस के साथ जो है ना आप मल्टीमीटर या लगाएंगे। मल्टीमीटर क्या मतलब? ऐसा मीटर जो वोल्टेज करंट जो है ना मेयर कर सकते हैं, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस मेयर कर सकता है सर्किट के। तो इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे आप लोग कि यहाँ पे रेजिस्टर लगाया, यहाँ पे करंट मीटर लगा दिया, यहाँ पर भी एक करंट मीटर लगा दिया और ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा दी और यहाँ से सप्लाई देना शुरू कर दिया। अच्छा, अब सप्लाई हम जो लगाएंगे ना वहां पर वो होगी वेरिएबल सप्लाई। वेरिएबल सप्लाई क्या होती है, किसको कहते हैं हम? हसन, जी जी सर। वेरिएबल सप्लाई हम किसको कहते हैं? वैसे वेरिएबल का लफ्जी माना क्या होती है? हसन, वेरिएबल की लफ्जी इंग्लिश में, इंग्लिश क्या वर्ड है ना, जो तब्दील होता रहे। हेलो। जी हेलो, सर। जी जी, मैं कह रहा हूँ वो जो तब्दील जी होता सर। रहे, ठीक है। तो वेरिएबल सप्लाई वेरी एक ऐसी, हाँ हाँ, ये अक्सर देखा होगा मोबाइल फोन में ना, जो रिपेयर करते होंगे, अगर आप कभी गए होंगे उनके पास सप्लाई होती है, वहां पे ना वोल्टेज नजर आ रहा होता है, वो चेंज या कम या ज्यादा कर रहा होता है, क्योंकि ये ज्यादा लेबोरेटरीज में होती है। क्योंकि लेबोरेटरीज में क्या होता है कि आपके पास जो है ना टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो आप आपको वहां पे एक ऐसी सप्लाई चाहिए होती है जिसकी वैल्यू जो है ना जो जिसमें आप वोल्टेज को वेरी कर सकें, 0 से लेके मिसाल तौर 10 या 20 या 50 वोल्ट तक। क्यों? क्योंकि हम उसमें उस सर्किट को लैब में चेक कर रहे होते हैं कि भाई इसका फलां वोल्टेज पे कितना रेजिस्टेंस आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा। तो वो टेस्टिंग पर्पज के लिए, इस वजह से जो लैब्स में ना वेरिएबल सप्लाई होती है, तो आप वहां पे वेरिएबल सप्लाई लगी हुई होगी और उधर आप जो है ना वेरिएबल सप्लाई से यहाँ पर जो है ना वोल्टेज चेंज करते जाएंगे और इन मीटर्स पे ना वैल्यूज चेंज होती जाएंगी उसके रिस्पेक्टिव, और उनको आप जो है ना अपने पास नोट करते जाएंगे और उससे फिर एक ग्राफ बनेगा जो कि उस ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता होगा, कि वो बताएगा कि किस इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा। बात क्लियर हो गई? जी सर, क्लियर है। ओके, गुड। अच्छा, ये पूरा के पूरा जो है ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब आप वोल्टेज चेंज करते हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। यहाँ पे नीडल शो कर रहा है कि अब जो है ना आपके पास इम्पैक्ट आ रहा है जब चेंज करते हैं चीजों को, ठीक है। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिकली सर्किट का ना एक बना हुआ है कि किस तरीके, ये एलईडी है। एलईडी जो है ना आप जैसे स्विच को ऑन या ऑफ करवाएंगे, अब यहाँ पे जो है जो ट्रांजिस्टर जो है ना यूज हो रहा है एज ए
स्विच के तौर पर। मतलब इसको मैं शॉर्ट करूंगा तो एलईडी मिसाल दो ऑन हो जाएगी, इसको मैं ऑफ करूंगा मतलब ब्रेक कर दूंगा या स्विच को ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पर ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। इस तरीके का फिनोमेना हो रहा होगा। तो यहाँ पर तो हमने एलईडी लगाया, मगर यहाँ पर एक्चुअल में जिस तरह मैंने एसी का एग्जांपल दिया कि एसी का सर्किट फॉर सपोज कनेक्टेड होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका ऑन ऑफ जो मैन्युअली मैं करवा रहा हूँ, इस मैन्युअली जगह आपके पास जो है जो क्या कहते हैं कि सेंसर लगा होगा जिसकी वैल्यू होगी मिसाल लो कुछ ना कुछ। बात समझ में आ रही है हसन? जी सर समझ गया हूँ, वो अगर हम उसमें लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली हाँ, कंट्रोल हो तो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे जो है ना ट्रांसफर के एप्लीकेशन है, एज ए स्विच और एज ए एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के एग्जांपल जो मैंने मतलब बता दी। तो जारी बात है फिर सवाल ये होता है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर जो होता है सिंबल, वो एक ट्रांजिस्टर इतना पावरफुल नहीं होता कि मेरे एक वॉइस को मिसाल मेरे वॉइस को आप क्या कहेंगे एक्सपेंड कर सकते। हाँ, मतलब एक ट्रांसफर इतना ज्यादा नहीं करता। फिर हम उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगाते हैं, एक डिफरेंट तरीके से सर्किट को कनेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिग्नल को एम्पलीफाई करें विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। मेरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ऐसा नहीं है कि मिसाल लो आप बोलें एक वॉइस और आपका पीछे जो है ना वॉइस ही चेंज हो जाए और फिर एम्पलीफाई करे तो फिर फायदा नहीं रहा, इंफॉर्मेशन लॉस हो चुकी है। समझ में आई बात? तो ये सारा जो बिहेवियर है ना, फिर उसकी बहुत सारी स्टडीज होती है, इसकी डिजाइनिंग होती है इस हिसाब से। तो आपको बस फ्लो पता चल गया कि होता क्या है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना ही काफी है, अगर फ्लो पता चल गया कि क्या हो चीजें होती है। ओके। ओके सर। अच्छा, अब ये हो गया पीएनपी और ये हमने बना दिया। अच्छा, ये सेम तरीके से हमारे पास दूसरे टाइप के ट्रांसफर होते हैं जिसको हम कहते हैं जेफेट। अगेन इसकी जो वर्किंग और मतलब वर्किंग इन द सेंस मतलब एज ए स्विच या एज ए एम्पलीफायर, एज ए ट्रांजिस्टर का जो मेन पार्ट है ये भी वही प्ले कर रहे होंगे एज ए स्विच या एज ए एम्पलीफायर, या जहाँ रिलेवेंट जो भी काम वो करते हैं दूसरे। मगर इसमें जो अंदर जो इसकी फिजिक्स है या इसकी कंस्ट्रक्शन है ना, वो थोड़ी सी चेंज है बनस्पत दूसरों के, मतलब बीजेडी के। बात समझ में आई? वो कैसे, मैं इसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये स्क्रीन शेयरिंग है, खत्म हो गई? खत्म हो गई सर। अच्छा, एक मिनट, मुझे एक मिनट, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो चीज वो इस तरीके की। हाँ, अब ये नजर आ रहा है आपका? जी सर नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अब जो हमने ट्रांजिस्टर बीजेडी है ना, उसमें हमने क्या किया हुआ था, उसमें हमने यूं किया हुआ था कि भाई हमारे पास ये एन टाइप का समझो कि छोटा सा ब्लॉक है, ये पी टाइप का था और फिर एन टाइप का था, इस तरह उसकी कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, बजाय के पूरे एन टाइप पी टाइप के ब्लॉक, अब क्या करते हैं एक पूरा एक समझो कि ब्लॉक लेते हैं एन टाइप का या पी टाइप का, और उसमें साइडों में छोटे छोटे ये ब्लॉक लगा देते हैं दूसरे मटेरियल के। अगर एन टाइप का है तो उसको एन टाइप, और दूसरा पी टाइप का है तो पी टाइप, और उसके अगेंस्ट जो एन टाइप के ब्लॉक लगा देते हैं। अब ये जो फिनोमेना है ना, ये हमारा कहलाते हैं जेफेट। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, ये ऐसे ही काम करते हैं कि जैसे अब यहाँ पर ना इसको कोई इशू नहीं है, यहाँ से मैंने वोल्टेज लगाया डायरेक्ट, यहाँ से सारा करंट फ्लो हो सकता है इजीली। इसको कंट्रोल में इससे थर्ड टर्मिनल गेट से करता हूँ। अच्छा, जेफेड में जो नाम होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। वो कैसे, उधर हो रहा हमारा होता था बेस इमीटर कलेक्टर, यहाँ पे हो जाता है गेट, ड्रेन, सोर्स। सो नाम चेंज हो जाते हैं तीनों के, मगर ऑलमोस्ट जो काम है वही है। गेट से हम कंट्रोल करते हैं, ड्रेन से हमारा करंट यहाँ से फ्लो होता है सोर्स में, यहाँ मतलब ड्रेन और सोर्स के थ्रू करंट फ्लो होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर एक आपके पास इंसुलेटेड गेट लगा होता है, एक मेटल प्लेट होती है जिसके थ्रू इसमें कनेक्टेड होगा, मतलब फिजिकली ये गेट इसके साथ कनेक्टेड नहीं होता।
ठीक है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता, जिस तरह उधर फिजिकली कनेक्टेड था ना, फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता। फिर आपके ज़हन में आएगा कि भाई ये फिजिकली जब कनेक्टेड नहीं है तो ये काम कैसे करेगा? काम इसका मेथड ये होगा कि जब हम इसको वोल्टेज बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो पॉजिटिव यहाँ पे फील होगी, अगर नेगेटिव वोल्टेज दिया होगा तो नेगेटिव फील्ड बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से ये जो है ना गेट यहाँ पर, ये यहाँ तो ये इसमें जो डिप्लेशन लेयर है बढ़ जाएगा, तो यहाँ से करंट का फ्लो जो है ना रुकता जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं सर, काइंडली रिपीट कर देंगे दोबारा? हाँ, अच्छा हो ये ऐसे ही समझेंगे, ये समझो कि पानी है, पानी का ये फ्लो हो रहा है। अब पानी के फ्लो में अगर फॉर सपोज यहाँ पे आपने कुछ ऐसा सिस्टम बना लगा दिया है कि यहाँ पे ना, ये समझो कि बर्फ के टुकड़े हैं छोटे-छोटे, मैं इसको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब आपने क्या किया कि इधर ऐसा सिस्टम बना दिया कि यहाँ तो बर्फ के टुकड़े ना ये बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा? पानी का फ्लो में क्या होगा? बर्फ यहाँ पे बढ़ती कमी जाएगी, आ जाएगी। कमी आ जाएगी। तो अगर मैं ऐसा मैकेनिज्म बना दूँ इसके बर्फ की बनने की, यहाँ पे सिस्टम जो है उसको मैं कंट्रोल कर सकूँ, तो इस करंट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। डेफिनेटली। डेफिनेट एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पर जो है ना, हमारे पास बर्फ तो नहीं होगी, यहाँ पर हमारे पास डिप्लेशन लेयर बनता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना कि जब एन और पी टाइप जब मटेरियल आते हैं तो वहां पे एक लेयर, पतली सी लेयर बन जाती है जिसको डिप्लेशन लेयर कहते हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी डिप्लेशन लेयर बनती है। वो डिप्लेशन लेयर खत्म कब होती है? वो खत्म तब होती है जब आपके पास ये जो है ना, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हो, मतलब यहाँ पे मैं पॉजिटिव वोल्टेज दूं और यहाँ पे नेगेटिव हो, तो ये डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी और करंट फ्लो शुरू होना है। और ये डिप्लेशन लेयर आपकी जनरेट एक्सपेंड कब होती है? वो जब इधर मैं नेगेटिव वोल्टेज दे दूं, इधर मैं नेगेटिव वोल्टेज दूंगा, इधर ग्राउंड भी दूंगा ना, तो ये डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये जो आपको पी जो नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली में इंटरनली दोनों कनेक्टेड है। आई बात समझ में? इंटरनली जो मैं वोल्टेज यस यहाँ सर। पे दूंगा ना, इंटरनली जो दोनों तरह से इक्वली डिप्लेशन लेयर बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो ये करंट का फ्लो रुक जाएगा। आई बात समझ में? यस सर, यानी कि फॉरवर्ड बायस में जो है ना वही डिप्लेशन लेयर हाँ, खत्म होगी, खत्म, रिवर्स हाँ, बायस में तो होगी। एग्जैक्टली यही फिनोमेना हो रहा होगा। अब क्या इसका फायदा क्या हुआ कि मैं यहाँ से वोल्टेज को कम या ज्यादा करके इस डिप्लेशन लेयर को कम या ज्यादा कर सकता हूँ और उसके नतीजे में मैं इस करंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। एग्जैक्टली यही काम हो रहा है जो हमने बीजेडी में किया था। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि बीजेडी में हम किसके थ्रू कर रहे थे? करंट के थ्रू कर रहे थे, जो बेस पे करंट जा रहा था, और यहाँ पे मैं वोल्टेज के थ्रू कर रहा हूँ। आई बात समझ में? जी। इधर मैं वोल्टेज को कम या ज्यादा करूंगा तो यहाँ पे करंट कम या ज्यादा होगा, और उधर मैं करंट को कम या ज्यादा करूंगा करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो जो इस वजह से इनके जो नाम है ना, जो बीजेडी है, इनको ये कहा जाता है करंट कंट्रोल्ड डिवाइस या करंट कंट्रोल करंट करंट कंपोनेंट। मतलब करंट को हम करंट से ही कंट्रोल करते हैं, और इसको कहा जाता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं वोल्टेज के थ्रू। अब पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा यकीनन आपको। जी, बिल्कुल अब समझ आ गया सर। ओके, गुड। अच्छा, अब ये जो बीच में जो सबसे ज्यादा मटेरियल होता है, अब एन टाइप सबसे ज्यादा मटेरियल है, जो जो मेन मीडियम है, तो इसको कहा जाता है चैनल। मतलब ये चैनल इसलिए कहा जाता है कि एक्चुअल करंट फ्लो इस किसके थ्रू हो रहा होगा, तो इस वजह से इसको कहा हुआ है चैनल। चैनल कहाँ है? ऐसा चैनल उसको कहते हैं ना जहाँ से एक फ्लो हो, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो उस वजह से इसको चैनल कहा। अच्छा, अब अगर ये एन टाइप मटेरियल का है तो इसको हम कहेंगे एन चैनल जेफेट। बात क्लियर हुई? ये जी। नहीं, अगर ये मटेरियल जो मेन मीडियम जहां से करंट फ्लो हो रहा है एन चैनल का है, मतलब एन टाइप मटेरियल का है, तो उसको हम कहेंगे एन टाइप जेफेट। और अगर यही मटेरियल पी टाइप का हुआ तो उसको हम कहेंगे पी टाइप जेफेट। मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्टिव ट्रांसफर को हम शॉर्ट में कहते हैं जेफेट। बात क्लियर तो हो सर गई? इसमें दोनों का काम सेम ही रहेगा, मतलब हाँ बिल्कुल, ये जो पी चैनल हाँ है बिल्कुल इसमें? बिल्कुल सेम रहेगा। फर्क सिर्फ इतना आएगा, जिस तरह बीजेडी एनपीएन और पीएनपी है ना, मगर फर्क इधर होगा, तो इधर मैं नेगेटिव वोल्टेज दूंगा तब जाके मेरा वो कंट्रोल हो रहा होगा। इधर जो है मेरे पास जो है
पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा तब कंट्रोल हो रहा होगा। इसमें एन चैनल में हम सर पॉजिटिव दे रहे थे ना गेट से। यहाँ पे पॉजिटिव जब देते हैं तो ये जो है फॉरवर्ड बाय हो जाता है और ये जो है ना ब्रेक हो जाता है और करंट मैक्सिमम फ्लो होना शुरू हो जाता है, जितना भी मैक्सिमम है, मतलब उससे ज्यादा उस ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा। नेगेटिव वोल्टेज देकर हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव में -1 करूं -2 करूं, जितना नेगेटिव करूंगा उस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे करंट कंट्रोल हो रहा होगा। आई बात समझ में? क्योंकि डिप्लेशन लेयर बन रहा है तो जब मैं रिवर्स बायस करता हूँ, ऐसे ही है। इस चैनल का मकसद सिर्फ कंट्रोल करना है। हाँ, देखो ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये इसकी जो क्या कहते हैं कि फीचर या जो इसकी एडवांटेज है ना, वो यही है कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं करंट को। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है और उस कंट्रोलिंग को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमारे डिफरेंट काम हो जाते हैं उससे। स्विचिंग भी हो जाती है, एम्प्लीफिकेशन भी हो जाती है। तो सर एनपीएन में भी इसी तरह डिप्लेशन लेयर्स बनेंगी हाँ, एनपीएन का जो वर्किंग रिवर्स बायस प्रिंसिपल पे। थोड़ा-सा मैंने जो बताया ना, थोड़ा-सा डिफरेंट है। ये थोड़ा-सा रिलेटेडली समझने में ईज़ी लगता है, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगता है ये। क्योंकि ये ऐसे लगता है जैसे पाइप से पानी गुज़र रहा हो, उसको हम ना साइडों से ज़ोर दे दें, तो पानी बंद हो जाता है, फिर छोड़ दें तो पानी फुल चल रहा होता है। ऐसे ही हो रहा होता है ना? जी ऐसे ही है। बिल्कुल, ये मतलब ये ईज़िली थोड़ा-सा विज़ुअलाइज़ करने में वो थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि मुश्किल लगता है। तो उसकी एनिमेशन आप अगर यूट्यूब से भी देखेंगे ना, तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि बताने में और जो देखने में चीज़ों में ना डिफ़रेंस होता है। तो वहाँ पर थोड़ा-सा फिनोमेना चेंज होता है, यहाँ पर जो है ना बहुत ईज़ी है। मगर अगर ये समझ में आ गया तो पूरा जो इसकी फिलॉसफी है वो यही है कि कंट्रोल करना। क्लियर हो गया बात? यस सर क्लियर है। ओके। तो ये हमारे कहलाते हैं जेफेट और उसमें एन टाइप, पी टाइप। देखो ये एन चैनल और पी चैनल जेफेट। अच्छा, अच्छा ये पूरा चैप्टर है। मतलब मैं जो दिखाऊँ ना आपको, ये पूरा चैप्टर है कि ये किस तरीके से कहते हैं। सर आवाज कट रही थी, रिपीट कर दे काइंडली। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जेफेड है ना, ये पूरा का चैप्टर है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे होता है, उसकी इंटरनल वर्किंग। पावर इलेक्ट्रॉन्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर इसका भी इसी तरीके से हम करेंगे और उसके जो है वोल्टेजेस वगैरह लगाएँगे, मल्टीमीटर्स लगाएँगे और फिर वो पूरा फिनोमेना करते हैं। ये देख रहे हैं? ये जो वर्किंग बता रहा है, ये किस तरीके से डिप्लेशन लेयर जो है ना बढ़ता जा रहा है। जो मैंने पूरी साइंस बताई ना, ये विजुअलाइज़ करवा रहा है। ये देखो डिप्लेशन लेयर बढ़ता जा रहा है, तो ये करंट के फ्लो करने के लिए पाथ है ना नैरो होता जा रहा है। यहाँ पे और नैरो हो गया। देखो वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो पाथ नैरो होता जा रहा है। बात क्लियर हुई? यहाँ पे देखो करंट ज़्यादा है, यहाँ पे करंट कम हो गया। क्यों? डिप्लेशन लेयर बढ़ गया। जो मैंने अभी बातें बताई हैं यस। इसकी ग्राफिकल व्यू है। तो आई होप कि ये और ये जो है ना बीजेटी को हम जो सैंपल थी वो तो आपने देख ली और इसकी सैंपल ये होती है, मतलब सर्किट में कहीं पे भी इस तरह की शक्ल नजर आ रही हो ना, तो वो जो है ना मतलब उधर जो है ना जेफेड लगा हुआ है सर्किट में। बात क्लियर होगी? और एन टाइप को है जी ये सर क्लियर। इनवर्ड है और आउटसाइड का जो है जो पी चैनल, मतलब जब आउटसाइड हो तो उधर पता चलेगा ये पी चैनल जो है जेफेड लगा हुआ है। ठीक है, इनको कहते हैं फील्ड इफेक्टिव ट्रांसफर। ये एक तो हो गया हमारा जेफेट। अब इसमें फिर दूसरी इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने अभी बता रहा था, 3 रीजन बनते हैं। एक एक्टिव रीजन, ये ओमिक रीजन कहलाता है। अब पिंच ऑफ वोल्टेज वगैरह ये अभी ये चीजें जो है ना मैं अभी नहीं करवा रहा आप लोगों को। ये देखो जैसे-जैसे 0 वोल्टेज है तो मैक्सिमम करंट है। जैसे-जैसे हम माइनस करते जा रहे हैं करंट कम होता जा रहा है। ये ग्राफिक उसका कर्व निकाला हुआ है। क्लियर? यस। ये देखो यहाँ पे ऐसा बात हो गया, करंट 0 हो गया, वोल्टेज जब हमने नेगेटिव बढ़ाया। तो ये पूरा का पूरा उसका विजुअल पार्ट है और ये उसके प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं जो दूसरी चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो कि मैं कह रहा हूँ कवर हो जाए। अ, एक मिनट। ये ये बुक बहुत अच्छी है, मतलब बेसिक आप लोगों के हवाले से ना, इसको आप पढ़ेंगे बहुत कौन सी ज़बरदस्त। बुक बुक का नाम क्या सर?
इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस बाय फ्लाइट बहुत इजीली लिखी हुई है। एक मतलब न्यू कमर या जो बिल्कुल न्यू फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना, वो भी इजीली समझ सकता है चीजें, इतनी अच्छी बुक है। सो अच्छा, ये चैप्टर्स हैं। मैं जो फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर पे आता हूँ। अच्छा, ये एफईटी बीजेटी, मैं किस पे था? बीजेटी एम्पलीफायर, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर है ना हमारे। हाँ, मॉसफेट को मैं कवर करना चाह रहा हूँ। एक तो हो गया फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। अब दूसरा जो है, उसके बाद फिर ये ट्रांजिस्टर्स का जो चैप्टर है ना, मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा। सर आवाज कट रही थी, बल्कि ये दोबारा नहीं कनेक्ट हुई है। अच्छा, एक मिनट, अब क्लियर है? जी जी, अब क्लियर है। ओके, अच्छा, ये जो ऊपर हेडिंग है यही बुक है, ये आप शेयर करेंगे सर या? ये मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। आप जाएंगे ना बुक्स वाले एलएमएस पे, बुक्स लिखा होगा, तो उसमें जो आप जाएंगे ना, तो वहां पे ऑलरेडी है ये बुक, मैंने शेयर कर दिया वहां पर। ठीक है। अच्छा, दूसरे जो टाइप के इलेक्ट्रॉन जो जो हैं कैटेगरी है, जो मैंने जिस तरह 3 कैटेगरी दिखाई ना, बीजेटी, जेफेड और मॉसफेट। बीजेटी को हमने देख लिया किस तरीके से उसकी वर्किंग है। जेफेड को मैंने दिखा दिया, आपको अभी दिखा दिया किस तरीके से चीजें हो रही होती हैं। और तीसरा जो है मॉसफेट। अच्छा, इनका एक एक दो सिंपल मैं एग्जांपल करवाऊंगा, ये जो ना जेफेड का और मॉसफेट का। ठीक है, बहुत सिंपल है, मॉसफेट मुश्किल। कौन सा था सर? अभी तीसरा है जिसको अभी मैं कवर कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरा जो अच्छा है वो भी एग्जैक्ट जस्ट लाइक जेफेड की तरह है, मगर थोड़ा सा एक इसमें फर्क है। वो क्या है? द मॉसफेट इज अनदर कैटेगरी ऑफ फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। मतलब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल भी जस्ट लाइक उसी की तरह है। फील्ड इफेक्ट मतलब फिजिकली कनेक्ट नहीं होंगे, मगर उनका जो है ना, वो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और उसके फील्ड की वजह से चार्जेस में डिप्लेशन लेयर कम या ज्यादा होगा। मतलब जो बेसिक फिजिक्स होगी वो भी यही होगी, मगर डिफरेंस क्या है कि इसमें जो इंटरनली जो मॉसफेट में है ना, हैज नो पीएन जंक्शन। जिस तरीके से जेफेड में क्या था, आपके जंक्शंस थे ना, जो जिनका डिप्लेशन लेयर कम या ज्यादा हो रहा था, इसमें वो नहीं है। इंस्टेड द गेट ऑफ मॉसफेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल बाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। अब मैं आपको इसका दिखा दूं किस तरीके से बेसिक इसकी ये वाली, ये देख रहे हैं, ये जो है ना सिलिकॉन ऑक्साइड के थ्रू ये जो है आपका गेट जो है ना इंसुलेटेड है। मतलब ये इसको इंसुलेट किया हुआ है। और ये जो है जिस तरीके से उधर चैनल था, सर। यहाँ पर सबस्ट्रेट कहते हैं इसको हम। ठीक है, और ये हमारा एन टाइप है, ये एन टाइप का मटेरियल लगा हुआ। स्ट्रक्चर समझ में आ गई अब या नहीं? आवाज आ रही है मेरी हसन? हेलो हसन, आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें जेफेर में क्या था, ऑलरेडी आप बेशक डिप्लेशन चैनल बना हुआ है, और आपको कोई भी कुछ भी गेट पे वोल्टेज जीरो भी है तब भी करंट फ्लो हो रहा होता है। यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली यहाँ पर जो है आपके पास चैनल बना हुआ नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जीरो वोल्टेज तो कोई पाथ है ही नहीं फ्लो होने वाला। ये समझोगे ऐसे ही है कि जिस तरह एक रोड है, वो ऐसे है कि उस पूरा रोड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वो कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। अब यहाँ से जैसे वोल्टेज हम देंगे, तो वोल्टेज देने की वजह से इसकी फील्ड की वजह से यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज दिया, तो इस सबस्ट्रेट में मतलब जितने भी इस पॉजिटिव मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो यहाँ पर सारे कंसंट्रेट हो जाएंगे, मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पर एक चैनल बन जाएगा, पाथ बन जाएगा करंट को फ्लो होने के लिए।
तो करंट फिर तब यहाँ पे फ्लो होता है जब आपके पास वोल्टेज यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा इंड्यूस हो गया, चैनल करंट को फ्लो करने के लिए चैनल इंड्यूस हो गया, और इस तरीके से हमारे पास जो है एक चैनल बनेगा इसमें करंट के फ्लो करने के लिए, और हमारे पास करंट फ्लो होगा। तो इसमें जो करंट कंट्रोल होता है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इधर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे 0 दिया हुआ हो, वोल्टेज है ही नहीं तो कुछ भी फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे मुझे आउटपुट में 0 ही आ रहा होगा। मगर जैसे जैसे मैं इसको वोल्टेज दूंगा तो पाथ बनेगा तो फिर करंट फ्लो होगा, तो उसके बाद फिर कुछ ना कुछ वहां पे करंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जेफेर की जो आपके पास जेफेर का हमने सिंपल देख लिया था, यहाँ इसमें जो मॉसफेट है उसकी सैंपल तरह होती है, ये ब्रेक हुआ होता है क्योंकि गेट को हमने क्या किया हुआ है, इंसुलेट किया हुआ है सिलिकॉन ऑक्साइड के थ्रू, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। तो इस वजह से जो है ना, यहाँ पर जो है इसको हम कहते हैं, यहाँ पर सैंपल में आपने नोट किया होगा यहाँ पर अलग अलग है। ओके हसन, आप डिस्कनेक्ट हो, अब आवाज आ रही है आपके पास? जी सर आज अच्छा, तो मैं इसको एक रिवाइज करवा रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड तो कर दिया था, मैं दोबारा कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, ये एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इस तरह के, ये समझो कि अभी नॉर्मली इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अब ये आपके पास एन टाइप का है, यहाँ पे एन टाइप का है। अब यहाँ पे पाथ है ही नहीं, क्योंकि करंट कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये जो गेट है ना, इधर हम वोल्टेज देंगे तो इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगे, और जब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे ज्यादा होंगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो वो पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, इस सबस्ट्रेट के अंदर जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को है ना, उन सबको एक जगह पे अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करेंगे, और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन की वजह से एक यहाँ पे पाथ क्रिएट हो जाएगा। जब वो पाथ क्रिएट होगा तो फिर वो करंट इन दोनों के दरमियान फिर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब आपके पास यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं था तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाथ है ही नहीं, ब्लॉक हुआ है पाथ। जैसे ही वोल्टेज देंगे तो ये जो ब्लॉकेज है ना वो खत्म होगा, और ऐसा ऐसा चैनल बनेगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई है इसकी, नहीं सर ये दोनों नहीं समझ रहे। ये दोनों नहीं आए, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ऐसा है कि मतलब ये इसको हम सबस्ट्रेट इसलिए करेंगे, ऐसा पी टाइप मटेरियल है जहां पर जो आपके ये पी टाइप मटेरियल सिंपल पी टाइप है, ठीक है। अब इसमें जो है आपके पास ये एन टाइप मटेरियल, इसमें ड्रेन कनेक्टेड है सोर्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो करंट फ्लो होता है, करंट क्या है, चार्जेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये पाथ ही कुछ है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है उसको फ्लो होने के लिए। जब पाथ ही नहीं है तो फिर यहाँ से वोल्टेज देंगे भी सही तो करंट कैसे से गुजरे, है ही नहीं पाथ। ऐसे ही समझो कि जिस तरह ना आप कहीं पे जा रहे हो तारिक रोड वगैरह पे, तो पूरा गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं, तो कोई रोड होगा ही ना, तो आप गुजर ही नहीं सकते। अब वहीं पे आ जाए पुलिस आ जाए और वो बोले कि भाई यहाँ से गाड़ियां हटाओ, वो जैसे ही अपना प्रेशर पुलिस देगी, गाड़ियां हटाएंगे तो रोड खुल जाएगा ना। एग्जैक्ट सेम है हो रहा है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं था पहले, ये समझो कि वोल्टेज आ गया, वोल्टेज की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठी हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगी, इस सबस्ट्रेट में अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, जब वहां से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये एक पाथ बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से गुजरने का। जब इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने का रास्ता मिल जाएगा, इट मींस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक मोसफेट काम करता है, मतलब हम वोल्टेज देंगे, यहाँ पे जितना वोल्टेज देंगे उतना पाथ ये बड़ा बनेगा। उसकी एक लिमिट है, मतलब उससे ज्यादा हम जितना भी वोल्टेज देंगे, पाथ बस मैक्सिमम तक जितना बनाए उतना ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पाथ बनेगा तो फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाए होगा। नॉर्मली इधर कुछ भी वोल्टेज ना दें
तो ये फ्लो करंट होगा ही नहीं, 0 करंट फ्लो होगा। जब हम यहाँ से वोल्टेज देंगे, पाथ बनेगा, फिर करंट फ्लो होगा। अब बात क्लियर हो गई या नहीं हसन? जी सर, लेकिन सर ये दोनों एक ही हैं या डिफरेंट है दोनों? ये एक ही है, ये एक ही है। इसको ये नॉर्मल दिखाया हुआ है जब 0 वोल्टेज है, जब वोल्टेज देते हैं तो फिर ये इस तरीके से पाथ बन जाता है। इसकी विजुअल ग्राफ दिखाया गया, ऑपरेशन में जब होता है तो उस तरीके का होता है। ठीक है, सर समझ आ गया। ओके गुड। ठीक है, अब ये है ट्रांजिस्टर के सैंपल्स। ये मॉसफेट होते हैं ना, उनकी सैंपल्स ये होती है। ये एक इसमें भी फिर एन टाइप और पी टाइप, एन चैनल और पी चैनल होता है। एन चैनल और पी चैनल कैसे? अगर इसमें हमने क्या किया है, ये जो चैनल बना है, एन चैनल बना है इलेक्ट्रॉन्स का, इसके अगर सबस्ट्रेट दूसरा हो एन टाइप का और उस तरह वोल्टेज गेट दे दें तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चैनल बन जाएगा, तो उसको पी चैनल बोलेंगे। बात क्लियर हो गई? ये देख रहे हैं एन चैनल और बी चैनल दोनों दिखाए हुए हैं। ये जो है एन चैनल, क्यों एन चैनल? इसलिए कह रहे हैं कि जब गेट से वोल्टेज देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्जेस, और ये जो चैनल बना है, जो रास्ता बना है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है, तो इसको इस वजह से इसको कहेंगे एन चैनल। और इधर जो है सबस्ट्रेट जो हमारा होगा वो पी टाइप का होगा और एन टाइप का होगा। उसमें जब हम गेट से वोल्टेज देंगे, वो ऐसा सबस्ट्रेट होगा, जब नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो ये जो है ना सारे पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे जो रास्ता बनेगा वो पी टाइप बनेगा और पी पॉजिटिव चार्जेस का बनेगा, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे पी चैनल मॉसफेट। क्लियर होगी बात? यस सर, क्लियर है। अब मेरे घर में आज मतलब मैंने तकरीबन कॉम्प्रिहेंसिवली सारों की वर्किंग समझा दी, किस तरीके से चीजें। कल मेरा होगा लास्ट क्लास, मतलब दूसरे सेक्शन का है, मगर कंबाइनली मैं आप लोगों के साथ वो लेक्चर शेयर करूंगा, और उसमें क्या होगा, मैं इनके कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा कि किस तरीके से जो है इनके एग्जांपल्स होते हैं। जेफेड के कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, कुछ बीजेडी के करवाऊंगा, मॉसफेट वगैरह के फिलहाल नहीं करवाऊंगा, मगर इनकी वर्किंग समझ लें। ये वर्किंग हो सकता है एग्जाम में आ जाके काइंड मतलब एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द फला, मतलब कोई भी जेफेड का मैं बोल दूं। बात क्लियर हो गई? यस सर, इसमें क्लियर है। इसमें बोलो सर। समझाने के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं, मतलब लिमिटेड नहीं है, मगर आप लोगों के कोर्स के हवाले से आई एम होपफुल कि इतना जरूर आइडिया हो गया होगा। अब कभी कहीं भी जाएंगे तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होंगे कि भाई कोई हमारे लिए नई चीज है। तकरीबन जो बेसिक नीड्स हैं वो डिस्क्राइब कर दिए हैं। बाकी जितना खुद स्टडी करेंगे उतना सीखेंगे, और फिर तो लिमिट तो नहीं है वैसे भी एजुकेशन की। ठीक है, लेकिन सर अभी तो टाइम भी कम है, तो ये है कि थोड़ा इजी पेपर दीजिएगा। नहीं बिल्कुल, वो कंसिडरेशन में रखूंगा। मैंने कोशिश यही करूंगा कि ऐसा हो, जितना मैंने पढ़ाया है तो उसकी डिफिकल्टी लेवल भी वैसे ही हो, और जो मैंने एग्जांपल्स असाइनमेंट या क्विज़ेस में या उनमें दिए हुए उनमें से ही कुछ ना कुछ एग्जांपल्स होंगे, या मतलब उसी टाइप के, या थोड़ी श्योर। वैल्यू चेंज कर दूंगा। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो उम्मीद है इंशाल्लाह कहीं पे भी आपको मुश्किल नहीं होगी, इजीली पेपर कर जाएंगे, और विद इन टाइम, बल्कि बिफोर टाइम कर सकते हैं। कोई इतना वो डिफिकल्टी लेवल भी एवरेज ही होगी। मेन काम मकसद ये है कि सिखाना। अगर थोड़ा भी सीखें तो मेरा समझो कि पूरी मेहनत मतलब क्या कहते हैं कि मैं कमाई हो जाएगी मेरी, कि आपने कुछ ना कुछ सीख लिया आप लोगों ने। मेन मकसद सिखाना है। सिर्फ ये पासिंग तो चलो क्राइटेरिया है, पासिंग का मतलब भी ये नहीं होता कि मुझे आपको इतने नंबर देने हैं। पासिंग में मैं ये सिर्फ इतने ऐसे करूंगा, भाई बंदे को आता कितना है, मतलब मैंने जो उसको बताया क्या उतना उसने समझा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ है तो बस नंबर फुल है। अगर उससे थोड़ी कम अंडरस्टैंडिंग है तो उस हिसाब से थोड़े बहुत नंबर आगे पीछे होते हैं। तो नंबर जस्ट एक सही है। क्राइटेरिया होता है कि बंदे को आता कितना है। अगर आपको आता है तो आप इसको पेपर में उस चीज को एक्सप्लेन कराएं, अपनी इन चीजों को दिखाएं। जी सर। ठीक है, अच्छा सर, मेरे ना वो क्विज़ेज़ शॉर्ट हैं, वो मैं ओके। अभी करके आपको सेंड कर सकता हूँ? हाँ, आप एक काम करें, क्विज जो है ना सेंड ना करें, आप अपलोड कर दें उस पे एलएमएस में। मैंने अभी पोर्टल ऑन रखा हुआ है, तो चलें ठीक मैंने है, मैं कर। ठीक है, और क्विज 3 भी होगी कल,
और तो श्योर सर। 9 बजे के बाद तो अपनी जितनी भी क्विज़ेज़ वगैरह हैं उन पे अपलोड कर दें ताकि लेट सेट हो गई कोई इश्यू नहीं, चलो उसको कंपनसेट कर लेंगे। अगर क्विज़ वगैरह चलो दे रहे ठीक हैं है, थैंक यू असाइनमेंट सो मच सर। वगैरह ओके फिर आज का मैं ये कोई क्यूरी हो या पूछना हो या डिस्कस करना हो किसी पे वगैरह पूछ ले, अदरवाइज़ मैं लेक्चर एंड करूँगा यहाँ। नहीं सर, समझ आ गया सर। चलो गुड। ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल ओके सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। रखो।